तो गाइज मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में नवंबर मंथ का ये हमारा तीसरा वाला पार्ट है। और हाँ, मुझे पता है आप लोग यही सोच रहे हो कि वीडियो इस बार काफी लेट हो गया, लेकिन क्या करें, वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें, मेहनत को सपोर्ट करें। तो एक बार फिर से आप सभी की रिक्वेस्ट पे हम इस सीरीज को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करूंगा इस बार आपका रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ और इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्विज ये आपको अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 नवंबर को। तो देखिए, हर साल 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? द नर्स एंड डायबिटीज। फिर है, आंग सांग सूकी को किस देश के स्टेट काउंसलर के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा म्यांमार। तो आंग सांग सूकी, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग डेमोक्रेसी। तो अभी यहाँ पे आम चुनाव हुए और फिर से यानी कि म्यांमार की दूसरी बार स्टेट काउंसलर बनी है ये। देखो, जिस तरह से हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद होता है ना, उसी तरह से वहां पे स्टेट काउंसलर होता है। एक्चुअली में देखो, 2011 तक म्यांमार में मिलिट्री शासन था और मिलिट्री शासन के समाप्ति के बाद ये दूसरा आम चुनाव हुआ जिसमें एक बार फिर से आंग सांग सूकी स्टेट काउंसलर चुनी गई। म्यांमार की कैपिटल है नेपिटो, करेंसी है कियात और यहाँ के प्रेसिडेंट है विन मिंट। स्टेट काउंसलर ये बन गई आंग सांग सूकी। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? म्यांमार की संसद को कहते हैं पीथू हलूतो। और जो म्यांमार है भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। फिर है, 2020 के लिए किस संस्थान को यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हेल्प एज इंडिया को। तो भारत में जो ये हेल्प एज इंडिया नाम का संगठन है, इसे वृद्ध लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। मतलब ये एक संस्था है जो कि बुजुर्ग लोगों के कल्याण का काम करती है। अब ध्यान रखना, ये जो अवार्ड है ना, ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। जो संस्थागत श्रेणी में तो इसको मिल गया हेल्प एज इंडिया को, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में जो है भूटान की राजमाता को अवार्ड दिया गया है। उनका नाम है सांगे कोडन वांगचुक। फिर है, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक पैट्रॉन किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा माइकल होल्डिंग को। पैट्रॉन जो होते हैं ना, वो इसकी चैरिटी वाले जो काम होते हैं, जैसे कि पैसे वगैरह का हिसाब किताब रखना, तो वो काम करते हैं। और ये भी बन गए हैं वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज माइकल होल्डिंग। अच्छा, याद रखना, मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे? क्लेयर कोनर नाम है उनका। और मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना क्लब है, 233 साल पुराना है। बाकी दुअर्ते पचेको ये पोलैंड के हैं और इन्हें आईपीयू यानी कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनिट का नया अभी अध्यक्ष चुना गया। राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने और ए.के. गुप्ता ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी/सीईओ बने। फिर है, पैनासोनिक ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया? तो आंसर होगा यूकी कुसुमी को। पैनासोनिक ये जापान की कंपनी है और यूकी कुसुमी अभी इस कंपनी के सीईओ बन गए। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने। ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने और यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। फिर है, दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में अभी किसे मान्यता दी गई? तो आंसर होगा अभिजीता गुप्ता को। तो मात्र 7 साल की है ये अभिजीता गुप्ता, जिनको अभी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी है, जबकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें ग्रैंड मास्टर एंड राइटिंग के खिताब से सम्मानित किया। अच्छा, इनकी जो बुक है ना, उसका नाम आपको याद रखना है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। बाकी अरहम ओम तलसानिया ये गुजरात के हैं, 6 साल इनकी उम्र है और अभी ये दुनिया के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बने थे। बाकी चैतन्या वेंकटेश्वरन 1 दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी। एवा मुर्तो ये 1 दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मारेन। फिर है, किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश के अभी कडप्पा जिले ने देश भर में जल संरक्षण के मामले में जल शक्ति अभियान के तहत दिया जाने वाला 2019 का राष्ट्र पुरस्कार अपने नाम किया।
तो फर्स्ट पे रहा आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला, सेकंड पे तेलंगाना का संगारेड्डी और तीसरे पे तमिलनाडु का तंजावुर। अच्छा देखो, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको याद रखनी है। देखो, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल तो अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी विशाखापत्तनम है, और जो कुर्नूल है ना, वो इसकी जुडिशियल कैपिटल है। मुख्यमंत्री तो जगन मोहन रेड्डी हो गए, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑयल पाम मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? एन बीरेन सिंह। उन्होंने ये ऑयल पाम मिशन को शुरू किया है राज्य में, जिसका उद्देश्य है राज्य में तिलहनी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। देखो, मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। फिर है किस देश के सादत रहमान ने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के हैं ये सादत रहमान। तो एक्चुअली साइबर बुलिंग के बारे में युवाओं को शिक्षित करने के अपने प्रयासों के लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। मात्र 17 साल के हैं अभी ये। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। फिर अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस देश में पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा भारत में। देखो, WHO की बात करेंगे, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हम 7 अप्रैल को एक वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, आपको याद होगा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। फिर है, ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर कोलकाता में लाइब्रेरी ऑन व्हील्स यानी कि चलता फिरता पुस्तकालय खोला गया है। तो पढ़ने के शौकीन पाठक इस पुस्तकालय में यात्रा करते हुए भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की आपकी राजधानी है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे, याद रखना। फिर है, किस राज्य सरकार ने कलई गन्नर करुणा निधि नाश्ता योजना अभी शुरू की है? तो आंसर होगा पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की कांग्रेस सरकार ने डीएम के दिवंगत अध्यक्ष एम करुणा निधि के नाम पर स्कूली बच्चों के लिए ये योजना शुरू की है। तो बेसिकली बच्चों को इसमें फ्री में नाश्ता कराया जाएगा। देखो, पौडुचेरी की बात करेंगे, कैपिटल इसकी पौंडीचेरी है। मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। बेसिकली पौंडुचेरी में 4 जिले आते हैं और ये आपको अलग अलग राज्यों में मिलेंगे, जैसे कि कराईकल आता है इसमें, जो कि तमिलनाडु में मिलेगा। माहे जिला हो गया जो कि केरल में मिलेगा। एक यनम जिला भी आता है जो कि आंध्र प्रदेश में, और एक खुद पौंडीचेरी सिटी हो गया। और आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला यही है, माहे जिला, जो कि केरल में आता है। फिर अभी किसने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन से देखो 2 पॉइंट याद रख लो, ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, और अभी इन्होंने ये टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया। बाकी इस साल जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है मैं कई बार आपको रिवाइज करवा चुका हूं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो ये किस राज्य का है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो 2018 की इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने देश में सबसे अच्छा लिंगानुपात दर्ज किया है, जबकि मणिपुर ने सबसे खराब लिंगानुपात दर्ज किया है। देखो, सेक्स रेशो का मतलब हो गया 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है वो है 1084। सेकंड नंबर पे नागालैंड है, वहां पे जो लिंगानुपात है वो 965 है। तीसरे नंबर पे मिजोरम है 964 के साथ, और चौथे पे केरल है 963 के साथ। मणिपुर हमने कहा सबसे खराब है, यहाँ पे कितना है? 757 है। देखो, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे ना तो इसकी कैपिटल ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और गवर्नर है बीडी मिश्रा। फिर है, किसे कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरिंदर बत्रा को। नरिंदर बत्रा ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और अभी इन्हीं को खेलों में उनके योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंग बाम का नाम याद रखो, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने। ए जगन मोहन राव हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। जे वेंकट रामू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ बने। फिर है, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये कब मनाया हमने? 16 नवंबर को मनाया। अच्छा, 16 नवंबर को याद रखना राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी मनाते हैं हम लोग, नेशनल प्रेस डे। 16 नवंबर से दोनों डे आपको याद रखने, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस
और एक नेशनल प्रेस डे। फिर आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की लोनार झील को अभी रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया है। आपको पता है कई सालों पहले उल्कापिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जो कि रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्थल है। ये जो रामसर नाम है ना, ये ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, आप ध्यान से सुनो। एक तो ये हो गया महाराष्ट्र का लोनार झील। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा में जो सुर सरोवर है जिसे केथम झील भी कहते हैं, उसको भी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं अभी तक, अभी नवंबर 2020 तक? हिंट मैं आपको देता हूं, 40 से ज्यादा है और 45 से कम है। अब बताओ आप मुझे। फिर अभी किसने स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी 16 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए ये स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। ये जो स्टेच्यू है इसकी लंबाई 151 इंचेस है, जिसे अष्ट धातुओं से यानी कि 8 धातुओं से बनाया गया है, जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। अच्छा, उद्घाटन कहां पे किया गया, ऐसे भी तो प्रश्न बन सकता है। राजस्थान के पाली में इसका उद्घाटन किया। फिर है हरियाणा की पहली महिला सांसद का अभी निधन हो गया, उनका नाम बताइए, तो आंसर होगा चंद्रावती देवी। तो हरियाणा की पहली महिला सांसद और विधायक और पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी है ये चंद्रावती देवी, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये भानु अथैया नाम आपने जरूर सुना होगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी और भारत की पहली ऑस्कर विजेता भी थी ये, जिनका भी निधन हो गया था। और सैयदा अनवरा तैमूर का नाम सुना था क्या? असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी ये, जिनका भी निधन हो गया। फिर आपको बताना है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो आंसर होगा रेणु देवी। प्रश्न को ध्यान से सुनना, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं आपसे, क्योंकि वैसे तो अभी बिहार में चुनाव हुए तो यहां से 2 उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम बने हैं, एक तो यही हो गई और एक है तारकिशोर प्रसाद, और नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए। बाकी मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बनी है, ये देश के विमानन क्षेत्र में पहली बार किसी एयरलाइंस कंपनी की कोई महिला सीईओ बनी है। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। फिर है दुनिया के सबसे मोटे तोते जिसको काकापो कहते हैं, इसको 2020 के लिए किस देश का पक्षी चुना गया, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी दुनिया के सबसे मोटे और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले तोते जिनको काकापो कहते हैं, इसे भी 2020 के लिए न्यूजीलैंड का पक्षी चुना गया। तो उड़ने में असमर्थ इस तोते को दूसरी बार, यानी कि पहले बार भी 2008 में इसको चुना गया था और अब दूसरी बार इसको ये टाइटल मिला है। देखो, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन होती है। जेसिंडा अर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री अभी फिर से चुनी गई थी और न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। फिर है वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, तो आंसर होगा सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है और अभी वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई है। अच्छा, ये जो वुमेन बिग बैश लीग है ये ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। फिर है अभी ईडी यहाँ पे मतलब हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इसके निदेशक का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। नाम बताइए इनका? SK मिश्रा इनका नाम है। बाकी RK छिब्बर आप जानते हो, जम्मू कश्मीर बैंक के MD CEO है। इनका भी अभी कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। बाकी M वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु से हैं। और राजेश खुल्लर वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। फिर अभी किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस नाम से एक अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा उड़ीसा ने। अभी वर्ल्ड निमोनिया डे आपको याद है ना, हमने कब मनाया था? 12 नवंबर को। तो उसी दिन उड़ीसा सरकार ने ये सांस अभियान लॉन्च किया है राज्य में बच्चों में निमोनिया को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे सांस की फुल फॉर्म भी होती है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। देखो, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री और गणेशी लाल है गवर्नर। फिर अभी किसे प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर सुसंता कर को।
तो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर सुषंता कर, जिन्हें अभी सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्स इंडिया बेंगलुरु के द्वारा प्रोफेसर एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया और इन्हें ये सम्मान लीशमेनिया डोनोवानी को परिभाषित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अच्छा, लीशमेनिया डोनोवानी ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ परजीवी है जो मैक्रोफेज और आंत की लीशमेनियासिस यानी कि काला अजर के प्रेरक एजेंट को संक्रमित करता है। तो सिंपल सा आप तो याद रख लो इनका नाम और कौन सा सम्मान मिला इन्हें, ये याद रख लो। बाकी डेविड एटनबर्ग इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2020 मिला। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, आप जानते ही हो। अभी इन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार भी मिला था। नित्यानंद नायक अभी सरला पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। फिर भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब के राज्य चिन्ह के रूप में यानी कि स्टेट आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक्टर सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया है। तो अब वे पंजाब में चुनाव से जुड़े जागरूकता फैलाते हुए नजर आएंगे। अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी ना, किस नाम से? आई एम नो मसीहा, और एसर इंडिया के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी। और मैंने आपसे ये प्रश्न भी पूछा था डेली करंट अफेयर्स वाले में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, बताओ। सुनील अरोड़ा हैं। अब आपके लिए प्रश्न है, हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, बताओ। फिर है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जो केंद्र की है ना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को लॉन्च किया है। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी ट्रांसफर किया। इसके साथ उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया। देखो, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है जो कि उत्तर प्रदेश की भी है। फिर है, अभी आरबीआई ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा के गोपाल कृष्णन को। तो अभी आरबीआई ने क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो एक्चुअली आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है और इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं के गोपाल कृष्णन। बाकी पीडी वाघेला अभी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। पीएस रानी पसे सीआरपीएफ की इंस्पेक्टर जनरल बनी है ये, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? एपी माहेश्वरी है। बाकी समीर कुमार खरे एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे ये। खरे से एक नाम आपको याद आता होगा जरूर, दिनेश कुमार खरे। ये अभी एसबीआई के चेयरमैन बने। देखो, आरबीआई से आप याद रख लो वर्तमान इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। फिर है, अभी फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। आपको बताना है ये कहाँ पे होने वाले थे? ये भारत में ही होने वाले थे। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये फरवरी 2021 में होगा, क्योंकि वैसे तो ये पहले भारत में 2020 में नवंबर में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे फरवरी 2020 में स्थगित किया गया था, पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अभी फीफा ने इसको फाइनली कैंसिल ही कर दिया, बोला हम कराएंगे ही नहीं। उसके अलावा उन्होंने फीफा ने भारत से बोला है कि एक काम करना, आप 2022 वाला जो एडिशन होगा ना उसको होस्ट कर लेना। अच्छा, फीफा से आप याद रख लो इसका जो हेडक्वार्टर वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट अभी दोबारा चुने गए थे, क्या नाम है? ज्ञानी इन्फेंटो। फिर अभी किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता? तो आंसर होगा डस्टिन जॉनसन ने। अमेरिकी गोल्फर हैं ये डस्टिन जॉनसन और पहली बार अगस्ता मास्टर्स चैंपियन बन गए हैं ये। तो जॉनसन 18 साल के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले वर्ल्ड नंबर गोल्फर बने हैं, क्योंकि 2002 में टाइगर वुड्स ने ऐसा किया था और उसके बाद इन्होंने ऐसा किया। फिर अभी किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया? तो आंसर होगा एक तो एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की लिमिट की निगरानी करने के लिए अभी एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया है। तो याद रखना, किसी कंपनी को इस सूची में तब डाला जाता है जब उसके पास विदेशी निवेश उपलब्ध विरासत अनुमेय सीमा 3% से कम हो जाती है। और एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन दोनों बैंकों में 74% तक निवेश कर सकते हैं। बाकी देखो, इंडसइंड बैंक की बात करेंगे, पुणे में हेडक्वार्टर है, इसके सीईओ हैं सुमंत कठपालिया और इसकी टैगलाइन होती है वी मेक यू फील रिचर।
बाकी HDFC बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके MD CEO शशिधर जगदीशन है और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है HDFC म्यूचुअल फंड ने अगले MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया, तो आंसर होगा नवनीत मुनोत को। तो इनका नाम याद रखना। बाकी विशाल वी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे। अतनु कुमार दास, वैसे तो ये बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं, लेकिन अभी जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने। और हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD बने। फिर है किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया, तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो इस अभियान के तहत HDFC बैंक अगले 4 महीनों में 1000 सिक्योर बैंकिंग वर्कशॉप आयोजित करेगा। तो बेसिकली इस अभियान का मकसद है साइबर धोखाधड़ी और उन्हें कैसे रोका जाए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। बाकी इंडियन बैंक अभी बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया था इसने। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अभी नए MD CEO बने थे, आपको याद होगा कौन, जे वेंकट रामू। बाकी HDFC बैंक के बारे में तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या है कि अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आंसर होगा स्मृति मंदाना को। तो एक्चुअली में अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है ईवा नाम से। तो इसी के लिए बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को अपने इस नए प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ईवा ये महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए यूनिक बचत खाता है। बाकी अभी राजकुमार राव सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। इसके अध्यक्ष अरुण रामनाथन है और MD CEO वासुदेवन पठानी नरसिम्हन है। फिर किसने टेनिस में लिंज ओपन टाइटल 2020 जीता है, तो आंसर होगा अरीना सबालेंका ने। तो लिंज ओपन में अपने करियर के 8वें खिताब को जीत लिया है अरीना सबालेंका ने। तो उन्होंने ऑस्ट्रिया में अपने युगल जोड़ीदार एलिस मर्टेंस को हरा करके ये टाइटल जीता है। अच्छा, अरीना सबालेंका ये किस देश की हैं, तो ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। बाकी नाओमी ओसाका ये जापान की टेनिस प्लेयर है। इस साल जो US ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। ईगा स्विटेक याद रखो ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है और फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। और सोफिया केनिन ये USA की टेनिस प्लेयर है। इस साल का स्टार्टिंग का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। फिर है अभी राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 नवंबर को। तो हर साल 17 नवंबर को मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। और याद रखना नवंबर का जो महीना होता है वो राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। वैसे आपको बता दूं 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है और नेशनल स्टूडेंट्स डे कब होता है, 15 अक्टूबर को। और देखो ये तो 17 नवंबर है, 17 नवंबर के बाद आएगा 18 नवंबर। तो 18 नवंबर को भारत में नेचुरोपैथी डे के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रख लो। फिर है किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल ये महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। तो अब 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी पे काम करेगी। तो इस परियोजना में जो कुल लागत आई है वो है 100 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र की बात करेंगे, कैपिटल मुंबई आप जानते ही हो। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है जिनके पास गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल चार्जेस है। और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, दीपांकर दत्त, नए बने थे कुछ समय पहले। फिर है बुरुंडी में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अजय कुमार को। ये वैसे वर्तमान में तो अभी युगांडा में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर है। बुरुंडी देखिए ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है गिटेगा और करेंसी होती है बुरुंडियन फ्रैंक। बाकी बात करेंगे अगर डॉक्टर नीना मल्होत्रा की, तो ये सैन मैरिनो में भारतीय राजदूत बनी थी, एम्बेसडर बनी थी। सुशील कुमार सिंह ये सोलोमन द्वीप में भारतीय राजदूत बने थे और मनोज कुमार इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत बने। फिर एक किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा ऋचा चड्ढा को।
तो एक्ट्रेस हैं ये ऋचा चड्ढा, जिनको अभी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इंडियन सिनेमा में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया। और दिया किसने? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें ये अवार्ड दिया है। अच्छा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से आपको याद आ गया होगा, अभी सुनील शेट्टी को भी अवार्ड मिला था। कोविड-19 में राहत प्रयासों में योगदान देने के लिए उनको ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला था। तो ऋचा चड्ढा और सुनील शेट्टी दोनों का नाम याद रखना। बाकी राजेश गोयंका ग्लोबल सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला इन्हें। एस हरेश जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला इनको, ये मलयालम लेखक हैं। और ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फिर है किसने लीलावती पुरस्कार 2020 को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो अभी हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AICTE के अभिनव शिक्षा कार्यक्रम लीलावती पुरस्कार 2020 का उद्घाटन किया। ये जो लीलावती पुरस्कार 2020 है ना, इसका विषय है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। और इस पुरस्कार का उद्देश्य है महिलाओं में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना। अच्छा, AICTE मैंने आपसे बोला, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसे हिंदी में बोलेंगे। ये तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करता है और इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे। फिर है वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी किसने जीती? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। अच्छा बताओ, नोवाक जोकोविच ये किस देश के टेनिस प्लेयर है? तो सर्बिया के ये टेनिस प्लेयर है। और अभी इनको वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने के लिए ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है। अच्छा, इससे पहले भी नोवाक जोकोविच वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी वाली ये ट्रॉफी जीत चुके हैं, मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। एक तो 2011 में, 2012 में, 2014 में, 2015 और 2018 में भी, और ये छठी बार विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। बाकी डोमिनिक थीम की बात करेंगे, ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर है और इस साल जो US ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता। नोवाक जोकोविच मैं आपको बता चुका हूँ सर्बिया के टेनिस प्लेयर है और इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। राफेल नडाल तो स्पेन के टेनिस प्लेयर है और फ्रेंच ओपन जो हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था। राफेल नडाल से एक और पॉइंट आपको बताता हूँ, टेनिस में 1000वीं जीत हासिल करने वाले ये चौथे खिलाड़ी भी बने थे अभी। फिर है माल्डोवा की राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो आंसर होगा माया सेंडू। तो अभी माया सेंडू ने वहां पे जो चुनाव हुए थे उसमें इगोर डोडन को हरा करके माल्डोवा का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया और अब ये माल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। बाकी सादर जापरोव किर्गिस्तान में नए प्रधानमंत्री बने, अलेक्जेंडर डेक्रो बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने और हिचेम मचीची ट्यूनिशिया में नए प्रधानमंत्री बने। माल्डोवा की बात करेंगे, देखो इसकी कैपिटल होती है चिएनुआउ, करेंसी है माल्डोवन लीयू। फिर अभी हाल ही में किस बैंक ने कासा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक बैंक। तो अभी कर्नाटक बैंक ने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया। यह अभियान अभी 17 नवंबर को शुरू हुआ था जो कि 4 मार्च 2021 तक चलेगा। कर्नाटक बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसके MD CEO है महाबलेश्वर MS और इसकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। बाकी एक्सिस बैंक ने अभी ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा लॉन्च किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था और HDFC बैंक के नए MD CEO अभी बन गए, जिनका नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। फिर अभी विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया गया? 19 नवंबर को मनाते हैं, आप जानते ही हो। और इस बार की थीम भी आप याद रखो इसकी, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्या है थीम? सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। देखो 19 नवंबर को हम 2 और डे मनाते हैं। एक तो मनाते हैं राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन डे। ये हम इंदिरा गांधी जी की जयंती के दिन मनाते हैं। अभी इंदिरा गांधी जी की 19 नवंबर को हमने 103वीं जयंती मनाई। अब ध्यान रखना, देखो ये तो हो गया राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, इसको आप राष्ट्रीय एकता दिवस से कंफ्यूज मत कर देना, वो नेशनल यूनिटी डे बोलते हैं उसे। 31 अक्टूबर को जो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को, तो वो तो है राष्ट्रीय एकता दिवस और ये राष्ट्रीय एकीकरण दिवस है, ठीक है।
इसके अलावा 19 नवंबर को एक और हमने डे मनाया इस बार, विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। अब मैंने आपसे कहा इस बार हमने मनाया, यानी कि हर बार नहीं मनाते, नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है ये, तो इस बार ये 19 नवंबर को आया। क्या? विश्व दर्शन दिवस, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। और इसकी क्या थीम रही? इंपॉर्टेंस ऑफ फिलॉसफी इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यानी कि विषम संकट के समय में दर्शन का महत्व। फिर है विजयनगर, ये किस राज्य का 31वां जिला होगा? तो आंसर होगा कर्नाटक का। तो अभी मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ये जो विजयनगर है, जिसे बल्लारी जिले से अलग किया जाएगा, और अब ये कर्नाटक का 31वां जिला होगा। देखो कर्नाटक की बात करेंगे, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। फिर अगला प्रश्न है, किसे फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आंसर होगा रोहित शर्मा को। तो अभी भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को गूगल इनक्यूबेटेड शिक्षा शुल्क वित्त पोषण कंपनी फाइनेंस पियर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो वे शिक्षा क्षेत्र को बदलने और फाइनेंस पियर के साथ शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनता लाने में मदद करेंगे। बाकी स्मृति मंदाना हमने पढ़ा था, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। लुइस हैमिल्टन अभी LG के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और दिशा पाटनी मिंत्रा के ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट की ब्रांड एम्बेसडर बनी। देखो रोहित शर्मा से कुछ और मैं आपको पॉइंट रिवाइज करवाता हूँ। अभी डॉक्टर ट्रस्ट जो मेडिकल एपरेटस बनाने वाली कंपनी है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने। वेगा मेन के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। इस साल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था, वैसे 5 खिलाड़ियों को मिला था, 5 में एक ये भी है। और क्रिक किंगडम के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। उसके अलावा अब ये स्पोर्ट्स आईवियर जो ब्रांड है ओकले, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, याद रखना। फिर है भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना, यानी कि ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा गोवा में। तो गोवा भारत का पहला राज्य होगा जहां पर यह हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना स्थापित की जाएगी। तो ये गोवा में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के उपयोग में तेजी लाएगा और इसकी कृषि और ग्रामीण बिजली की खपत को पूरा भी करेगा। तो ये अपनी तरह का पहला अभिसरण परियोजना होगी जो कृषि और ग्रामीण उपभोग के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो याद रखना, इस तरह के कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला गोवा पहला राज्य बना है। गोवा की कैपिटल क्या होती है? पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा जाता है एग्जाम में, मांडोवी नदी के किनारे। फिर किस राज्य ने वात्सल्य योजना और समर्थ योजना लॉन्च किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो एक्चुअली में भी राजस्थान की सरकार ने 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाल विकास सप्ताह, चाइल्ड राइट्स वीक के रूप में मनाया। और उसी दौरान वहां के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए वात्सल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है। साथ ही उन्होंने जोधपुर में बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केंद्र का भी उद्घाटन किया। तो इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों के साथ बाल श्रम या बाल विवाह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जयपुर, जिसे अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। फिर है हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का परम सिद्ध किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 63 नंबर पे। तो अभी हाल ही में जारी दुनिया की 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्ध को 63वें स्थान मिला है। एक्चुअली में इस लिस्ट में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर रखे गए। 63 नंबर पे तो रहा परम सिद्ध, 78 नंबर पे रहा मेहर और 146 नंबर पे रहा प्रत्यूष। और इसी के साथ सुपर कंप्यूटर क्षमता वाले देशों में भारत की रैंक 17 रही। देखो ये जो लिस्ट है ना, साल में 2 बार आती है। ये जून के महीने में भी एक बार आई थी, उसमें भारत की रैंक 23 थी। और अभी नवंबर में जब हम इस लिस्ट को पढ़ रहे हैं तब भारत की रैंक है 17। अच्छा, टॉप पे कौन सा देश का सुपर कंप्यूटर रहा? तो जापान का। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू सुपर कंप्यूटर। सेकंड पे यूएस का है समिट सुपर कंप्यूटर। फिर अभी हाल ही में ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। तो अभी उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वो FSSM यानी कि फेकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बन गया। देखो ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और ये जो FSSM का उद्देश्य है वो ये है कि सभी भारतीय शहर और कस्बे पूरी तरह से स्वस्थ और रहने योग्य बने। अच्छा देखो, ISO से आपको याद आता होगा,
अभी जो उड़ीसा राज्य है वो जनजातीय हॉस्टल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य बना था। और अभी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर एफएसएसएम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा 77वां। तो भारत को व्यापार रिश्वत जोखिम की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में 77वां स्थान मिला है। ब्राइब मतलब होता है रिश्वत, तो मतलब रिश्वतखोरी कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है, उसके हिसाब से ये रैंकिंग तैयार की गई है। देखो 2019 में इस जो रैंकिंग है, ये वाली रैंकिंग, इसमें भारत को 78 रैंक मिली थी और इस बार 77। तो इस ट्रेस मैट्रिक्स सूची को ट्रेस इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी बात करेंगे इसमें टॉप पे कौन रहा, तो डेनमार्क टॉप पे रहा है, मतलब वहां पर रिश्वतखोरी बिल्कुल कम है। सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे फिनलैंड है और लास्ट यानी कि 194 नंबर पे नॉर्थ कोरिया है। रिश्वत की लेन देन सबसे ज्यादा यहाँ पे, और भारत की रैंक आपको याद रखनी है 77। फिर अभी किसने द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नाम की 2 बुकों को रिलीज किया? तो आंसर होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो अभी इन्होंने इन 2 बुकों को रिलीज किया है। एक का नाम है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर। तो हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो अलग अलग जगहों पर जाके जो भाषण दिए ना, तो उन सेलेक्टेड भाषणों का ये कलेक्शन है ये किताबों में, और उनको रिलीज किया राजनाथ सिंह जी ने। राजनाथ सिंह जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ, यूपी। फिर है हाल ही में किसे वायतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक को। कौन है ये? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ये। तो ये जो अवार्ड है ये उन्हें लेखन, कविता और अन्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाएगा। तो लंदन में वायतन यूके संगठन के द्वारा ये पुरस्कार कवियों, लेखकों और कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्र में उनके कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। बाकी रस्किन बॉन्ड ये एक लेखक है और अभी आपको याद होगा इन्हें टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला था। फ्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार मिला था इनको। फिर है विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो कनाडा स्थित रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड ने अभी हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की रैंक बताई गई है, जिसमें भारत का केवल एक शहर है, वो भी दिल्ली। और कितनी रैंक मिली है इसे? 62 रैंक मिली है इसे। और टॉप पे है लंदन, सेकंड पे न्यूयॉर्क और थर्ड पे पेरिस है। फिर अभी किस आईआईटी ने खीरे के छिलकों का उपयोग करके खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। तो अभी आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने खीरे के छिलकों का उपयोग करके पर्यावरण सुरक्षित फूड पैकेजिंग सामग्री तैयार की है। तो उनके अनुसार ककड़ी के छिलकों में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है और छिलकों से निकले नैनो क्रिस्टल इसे बायोडिग्रेडेबल खाद्य पैकेजिंग सामग्री बनाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर से याद होगा अभी कोविरैप नाम से कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट टेक्नोलॉजी इसने विकसित की थी। बाकी आईआईटी मद्रास प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया। आईआईटी बॉम्बे डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुष सिंक इन्होंने बनाया और आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी तैयार किया। फिर अभी वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया हमने? तो आंसर होगा 20 नवंबर को। तो हर साल 20 नवंबर को दुनिया भर में ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में तो आप जानते ही हो हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को, लेकिन ये तो है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को, याद रखना। फिर अभी किसने द लास्ट क्वीन नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने। तो भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं ये चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी और इन्होंने अभी ये बुक लिखी है द लास्ट क्वीन, जो रानी जिंदन कौर पर एक ऐतिहासिक उपन्यास है। रानी जिंदन कौर ये महाराजा रणजीत सिंह की अंतिम रानी थी और उनके बेटे दिलीप ने 6 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली और वह प्रतिनिधि रानी बनी थी। तो इस बुक का नाम और उनके लेखक का नाम याद रखना। बाकी अनुपम खेर ने कौन सी बुक लिखी है अभी ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी आपके लिए, योर बेस्ट डेज टुडे। चेतन भगत ने लिखी वन अरेंज्ड मर्डर और एनके सिंह तो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी अभी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पार। बढ़ते आगे। फिर है अभी किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन शुरू की?
तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने महिलाओं के लिए अभी इंदिरा गांधी जी की जयंती को मनाने के लिए अभी 3 दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन को शुरू किया। तो इस वैन में डॉक्टर सहित सभी मेडिकल स्टाफ महिलाएं होंगी और केवल महिलाओं को ही यहाँ पे फ्री इलाज दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अनुसुईया उइके गवर्नर। फिर है इरडाई के सदस्य के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा एसएन राजेश्वरी को। एसएन राजेश्वरी आप जानते हो ना, अभी ये न्यूज में थी क्योंकि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ये सीएमडी बनी थी और अभी इरडाई के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। बाकी यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने और अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने। देखो इरडाई मतलब हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर आप देख लो हैदराबाद में है। चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुटिया। फिर अगला प्रश्न है और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अभी किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा डगलस स्टुअर्ट ने। तो न्यूयॉर्क स्थित स्वीडिश लेखक हैं ये डगलस स्टुअर्ट और इन्होंने अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है शुगी बैन, उसके लिए 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है। इसमें उन्हें 50,000 यूरो का नगद पुरस्कार मिला है। और इनके अलावा देखो एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, वो आप ध्यान रख लो, अवनी दोषी का। ये दुबई की भारतीय मूल की लेखिका है अवनी दोषी, जिन्हें उनके पहले उपन्यास बर्नट शुगर के लिए अंतिम 6 लेखकों में शामिल किया गया। लेकिन विजेता तो रहे डगलस स्टुअर्ट, वो तो भारतीय मूल की हैं, इसलिए मैं आपको उनका नाम बता रहा हूँ क्योंकि ये नाम आपको कई बार सुनने को मिल सकता है न्यूज वगैरह में, लेकिन एग्जाम में तो आपसे ये डगलस स्टुअर्ट का नाम ही पूछा जाएगा। अच्छा, एक तो ये डगलस स्टुअर्ट का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी आपके लिए जो ऑप्शन मैंने तैयार किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं देखो इनकी, मारिके लुकास रिजनेवर्ल्ड, ये नीदरलैंड की लेखिका है और अभी इन्हें अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2020 जीता था और साथ में ये अवार्ड जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका बनी थी, तो ये नाम याद रखना। बाकी पॉल जाचेरिया 2020 का एजुत चंद पुरस्कार जीता था इन्होंने, प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। हरिहरन की बात करेंगे तो केरल सरकार ने जेसी डैनियल पुरस्कार दिया था इनको, ये मलयालम फिल्म निर्माता है। और इन्हीं के साथ देखो एक और नाम मैं आपको बता दूं, एस हरीश का नाम, जैसे भी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने, मलयालम लेखक हैं ये एस हरीश। फिर है हाल ही में आईसीसी ने महिलाओं के T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। आंसर होगा 2023। तो एक्चुअली में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप आपको पता है ये नवंबर 2022 में होना था, पर अब ये फरवरी 2023 में होगा। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। अच्छा, इसके अलावा 2-3 पॉइंट आपको और बताता हूँ कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होना था 50 ओवरों का, उसे भी स्थगित कर दिया गया था 2022 तक के लिए। पहले ये 2021 में होने वाला था न्यूजीलैंड में, अब ये 2022 में होगा। और जो मेंस का है T20 मेंस वर्ल्ड कप, वो 2021 में होना था लेकिन अब उसे भी पोस्टपोन कर दिया, वो भी 2022 में होगा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। बाकी आईसीसी की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है, इसके सीईओ मनु साहनी है। अच्छा, वैसे आईसीसी से एक और अभी क्वेश्चन बनता है आपके करंट अफेयर्स का, अभी इसके नए चेयरमैन बन गए, न्यूजीलैंड के हैं वो, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे क्वेश्चन करेंगे हम इनके ऊपर। लेकिन अगर आपको अभी पता है तो बताओ उनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में टाइप करो। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा दूसरी। तो एक्चुअली में भारतीय कंपनियां एशिया प्रशांत देशों के बीच साइबर हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और फिरौती के भुगतान में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर रही है। तो आपको बता दूं, भारत में 74% संगठनों को साइबर हमलों का सामना करना पड़ा और 34% संगठनों ने हैकरों को फिरौती के रूप में 0.5 मिलियन से $1 मिलियन के बीच में भुगतान करना पड़ा। और इस सर्वे में यह भी कहा गया कि भारतीय फर्मों को बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण चाइना और पाकिस्तान से उत्पन्न साइबर हमले का खतरा है। तो ये लीजिए, हमारा 3rd पार्ट ओवर हो गया। एक आध दिन में आपको 4th वाला पार्ट भी मिल जाएगा। और प्लीज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना मत भूलना। जाइए अब इन सभी क्वेश्चंस का आप टेस्ट लगा लीजिए और खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। थैंक यू गाइस।